मध्य प्रदेश सिविल जज। देखिए, एमपी सिविल जज हो, यूपी सिविल जज हो या किसी भी स्टेट के सिविल जज की प्री की तैयारी कैसे होनी चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन पूरी सिस्टम के अनुसार होगा। कि किसी भी एग्जाम के बारे में जब तक एक स्ट्रेटजी नहीं बनती है तब तक सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि मेंस का एग्जाम देना नहीं है, मेंस में अपना सिलेक्शन होना है और मेंस में इतने नंबर तो हमको मिल जाने चाहिए कि इंटरव्यू का कोई विशेष प्रभाव न पड़े। ठीक है, रीना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। वीडियो तुम्हारा ऑफ हो गया है। जी सर। ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे नंबर मिलना चाहिए, सिलेक्शन होने लायक नंबर मिले हमको। क्योंकि मेंस में आप अपनी पूरी कैपेसिटी दिखा सकते हैं, इंटरव्यू में पूरा इंटरव्यू बोर्ड की का डिस्कशन होता है वो कितना नंबर देता है आपको। और मेंस में नंबर अच्छे कैसे मिल सकते हैं, आपको लिखना कैसे है ये जानना चाहिए कि अच्छे मार्क्स हमको मिल सके। क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन हमको समझना कैसे है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे तब तक आंसर अच्छा नहीं दे पाएंगे। ठीक, अब देखिए एमपी सिविल जज, ये एमपी सिविल जज 2019 की वैकेंसी है। इसके पहले 2019 में ही एक एग्जाम हो चुका है जो आपके सामने वैकेंसी है, जिसमें आपने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किया है, एमपी सिविल जज प्री क्वालिफाई किया है। उसमें अब मेंस में जब आप बैठने जा रहे हैं तो मेंस का पूरा सिलेबस क्या है आपने देखा है। मेंस में टोटल मार्किंग जो होती है, टोटल नंबर होता है 450 मार्क्स सिलेक्शन के लिए। मेंस का जो मार्क्स है वो कितना है, 400 मार्क्स। मेंस में 400 प्लस मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो इंटरव्यू में 50 मार्क्स का होता है। इस तरह टोटल सिलेक्शन की जो मार्किंग होती है वो 450 मार्क्स की होती है। अब इसमें आपको कितना मार्क्स ले आना है, तो इंटरव्यू की बात तो अभी नहीं कर रहे, अभी आप कर रहे हैं मेंस की बात। मेंस में 400 मार्क्स का होगा टोटल एग्जाम, जिसमें 4 पेपर्स होंगे, 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, ये दोनों पेपर सब्जेक्ट के हैं। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों सब्जेक्ट के हैं। सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज पर होगा और फोर्थ पेपर जो होगा वो जजमेंट राइटिंग का होगा। ठीक, चारों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। इस तरह आपके सामने 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं देखा होगा आपने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। इतने सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा पढ़ना है, मतलब जो सिलेबस की बात हम लोग कर रहे हैं। सिविल प्रोसीजर कोड भी पूरा है,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूरा है। हाँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चैप्टर 1, 2, 6 और 8 इतने चैप्टर देखने हैं। और लिमिटेशन एक्ट में पार्ट 2 और पार्ट 3 ये सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, 100 मार्क्स का है। ठीक, थर्ड पेपर जो है वो किसके बारे में है? वो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर है। तो फर्स्ट पेपर सिविल लॉ एंड प्रोसीजर और थर्ड पेपर क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। थर्ड पेपर में क्या है? देखिए, थर्ड पेपर में दो जो कहा गया, इसमें 2 माइनर एक्ट हैं, किसके? लोकल एक्ट के हैं। 2 लोकल एक्ट हैं इसमें, एक एमपी एक्कोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एक एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। ये दोनों लोकल एक्ट हैं एमपी के। इसके अलावा देखिए 3 मेजर एक्ट हैं इसमें। कौन कौन? इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, और एक माइनर एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सिलेबस है थर्ड पेपर का, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें भी पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ ऐसा चैप्टर वाइज नहीं दिया गया सिलेबस में। अब सवाल आता है, देखिए ये तो हो गए दोनों सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं प्रीलिम में भी, प्रीलिम के एग्जाम में भी आपने ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, दोनों दिया गया जो पार्ट में, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों आपने पढ़ा है। अब सवाल आता है सेकंड पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 इससे राइटिंग आएंगे, एक होगा सोशल इशू पर, दूसरा होगा लीगल इशू पर। दोनों इससे 50 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के सोशल, 20 मार्क्स के लीगल। इसके अलावा प्रेसिस राइटिंग होगी 20 मार्क्स की, और फिर ट्रांसलेशन होगा 30 मार्क्स का, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसके बाद जो फोर्थ पेपर है, देखिए ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें 10 मार्क्स का फ्रेमिंग ऑफ इशूज, 10 मार्क्स का होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और जजमेंट राइटिंग सिविल और क्रिमिनल में 40 मार्क्स। इस तरह ये पेपर भी 100 मार्क्स का है। अब 4 पेपर आपके सामने हैं और आपका सिलेक्शन होगा, चारों में बैलेंसिंग नंबर आना चाहिए। बैलेंसिंग नंबर कैसे आप ले सकते हैं? हो सकता है किसी पेपर में आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए, किसी में कम मिल जाए। तो किसी पेपर में कम मिलता है तो हम किस पेपर में लीड करके उसको बराबर कर सकते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो सब्जेक्ट के दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर, इसमें आप लीड कर सकते हैं। कैसे? आपने प्री में भी पढ़ा है, ये वही सब्जेक्ट हैं। प्री में आपने पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, स्टडी किया है। मेंस में आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। इसमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें चैप्टर टॉपिक होते हैं जिनसे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, ये देखना होगा। अब ये दोनों जो 100 मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के, एक पेपर में आप अपना टारगेट बनाइएगा, एक पेपर में हमको 85 तक पाना है। 85 नंबर तक हमको लेना है, ये जरूर माइंड में लीजिएगा। अगर एक पेपर में आपने 85 गेन कर लिया, दूसरा पेपर संभालिए, दोनों में अगर आपने 85 गेन कर लिया तो आप लीड कर जाएंगे। कैसे? देखिए, इंग्लिश में एस्से राइटिंग में आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको इतना नंबर मिलेगा।
आप किस में क्लेम कर सकते हैं? प्रेसिस राइटिंग 20 मार्क्स का आता है, इसमें अच्छा नंबर मिल सकता है आपको। ट्रांसलेशन में आपके अगर सही हैं तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन एस्से राइटिंग में आप नहीं कर सकते, नहीं हमको इतना नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज, जजमेंट राइटिंग में देखिए, फ्रेमिंग ऑफ इशूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ये 20 मार्क्स की जो दोनों हैं, इनमें आप नंबर अच्छा ले सकते हैं। लेकिन जजमेंट राइटिंग में तो डिस्कशन रहेगा एग्जामिनर का, कितना नंबर आपको देता है। क्योंकि जजमेंट राइटिंग में जरूरी नहीं है कि जजमेंट आपका एग्जामिनर जो है पूरी तरह उसको ठीक लगे, सही तरीके से लगे। आप अपने तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन नंबरिंग वो तो करता है। और बहुत लोग एग्जाम भी दिए थे, लास्ट भी दिए थे, इसके पहले भी दिए थे, देखा उन्होंने कैसे नंबरिंग हो जाती है। एक एवरेज मार्क 30 to 60, 40 to 70 ऐसे मार्किंग हो जाती है उसमें, तो उसमें आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट में आपका नंबर सही, आपने सही लिखा है, तो आप अपनी कॉपी मंगाकर क्लेम कर सकते हैं कि हमको नंबर क्यों नहीं मिला। ट्रांसलेशन में आप कह सकते हैं कि हमने सही लिखा है, नंबर क्यों नहीं मिला। तो आपको इस तरह दिख रहा है कैसे हमको नंबर पाना है। अब लास्ट जो वैकेंसियां थी देखिए, 2019 में ही जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें मेंस में जनरल का जो कट ऑफ गया था 211.5। मेंस में जो कट ऑफ, मेंस क्वालिफाई करने का जो था 211.5, और सिलेक्शन हुआ था फाइनल 269 पर जनरल में। ओबीसी का था 200.5 मेंस में, सिलेक्शन था 248 पर। शेड्यूल कास्ट का 181, सिलेक्शन था 228 पर। और शेड्यूल ट्राइब का था 180.5, सिलेक्शन हुआ था 207 पर। ये लास्ट एग्जाम था, लास्ट। इसके पहले 2018 में देखे होंगे आपने, तो वहां मेंस में जनरल की जो मेरिट गई थी लास्ट 222, और फाइनल सिलेक्शन हुआ था 272.5 पर। ओबीसी की 212, फाइनल सिलेक्शन हुआ था 252 पर। शेड्यूल कास्ट का 183.5 और फाइनल सिलेक्शन था 233 पर। और शेड्यूल ट्राइब का 180 और फाइनल सिलेक्शन था 187.5 पर। ठीक, तो ये जो सिलेक्शन की मेरिट है देखिए 269 इसके पहले, उसके पहले 272.5, और जब आप 2017 में जाएंगे तो वहाँ सिलेक्शन की जनरल की थी लास्ट मेरिट 307.5 जनरल की, ओबीसी की 291.5। तो अब आप देख रहे हैं कि मेंस में जो क्वालिफिकेशन की, क्वालिफाई करने की बात है, वो लास्ट वैकेंसी में 211.5 था, मेंस में क्वालिफाई कर गया था इतना नंबर पाकर। इसके पहले वाले में 222 था। तो अब एक तरीका आप समझ लीजिए कि आपको मेंस में कम से कम कितने नंबर ले आने हैं। तो जब आप दोनों सब्जेक्ट में, फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर में अगर आप लीड कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपना एक टारगेट बनाइए कि हमको एक पेपर में 85 से कम मार्किंग नहीं मिलनी चाहिए। और स्टूडेंट को मिला भी है, 90 नंबर तक पाए हैं, तो आप क्यों नहीं पा सकते हैं? तो अगर इतना अपने उसमें आगे बढ़ गए आप, तो इंग्लिश में, जजमेंट राइटिंग में बिल्कुल आप, तो आपका नंबर टॉपर की रैंक में आएंगे आप।
अब सवाल आता है कि सिलेबस के अनुसार हम कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहली चीज, आप सब्जेक्ट पे सेलेक्टेड क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लीजिए। हर सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मेंस के, कौन से इसके पहले आपने अनसॉल्व देखा होगा बने होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में भी बनते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो वो जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, क्वेश्चन आप पॉइंट आउट कर लीजिए, उसके बाद उसके बारे में सोचना कि हमको कैसे लिखना है। मेंस में तभी आप सिलेक्शन पाएंगे जब आप अच्छा एक्सप्रेशन अपना देंगे, अच्छा लिखेंगे। यहाँ लिखना है, यहाँ क्वेश्चन का आंसर और लिखना। देखिए लिखने का मतलब क्या है, लिखने का मतलब क्वेश्चन का आंसर देना। क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हमको उस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, जो पूछा गया उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं कि हमने जो याद कर लिया हम वही लिखेंगे, ऐसा नहीं। टू द क्वेश्चन, सीधे देखिए क्या वो पूछना चाहता है हमसे। और हर क्वेश्चन के आंसर की फ्रेमिंग होती है, हर क्वेश्चन के आंसर की फ्रेमिंग। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबकी फ्रेमिंग मैं करवाऊंगा आपको, उसी तरह आपको लिखना है। क्योंकि जब तक आंसर की फ्रेमिंग नहीं करेंगे आप वहां जाकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद फ्रेमिंग नहीं होती है। ये क्या होना चाहिए, पहले से ही अपने माइंड में सेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, अब इसको कहां से हम स्टार्ट करें और कैसे इसको कंटिन्यू करें। ठीक, तो ये जब जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आपको एक एक टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, उसमें आपको हम बताते जाएंगे कैसे कैसे एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन की आंसरिंग कैसे करनी है आपको। ठीक, जैसे उस दिन हमने बताया था, आज मैं बता रहा हूं। देखिए रिट अगर आता है, रिट, ठीक है, रिट के बारे में क्वेश्चन आता है, हैबियस कॉर्पस, शॉर्ट नोट्स पूछता है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए पहले, क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं मेंस में। मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक डिफिनीशन पूछा जाएगा, डिफाइन करिए, 2 शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स 3, और हो सकता है कोई प्रॉब्लम बना दें, इसको सॉल्व करिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, डिफिनीशन आती है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, शॉर्ट नोट्स आता है उसको हम कैसे लिखेंगे। इन सब की जब तक पूरी जानकारी नहीं होती है, जब तक सही इसकी फ्रेमिंग नहीं होती है, तब तक अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। हमें याद तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ हेडिंग बनेगा, कहाँ पॉइंट बनेगा, कौन से पैराग्राफ कहाँ पर चेंज होंगे, ये सारी चीज़ें जब तक एक सिस्टमेटिक तरीके से हम नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज़, क्वालिफाई भी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वालिफाई करिए, इतने मार्क्स के साथ क्वालिफाई करिए कि इंटरव्यू का इफेक्ट न पड़े, क्योंकि अभी एक एग्जाम इंटरव्यू होगा। तो मेंस में जितने लोग क्वालिफाई करेंगे सबके सब सेलेक्ट नहीं होंगे। इंटरव्यू का जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पर तब रिजल्ट फाइनल आएगा। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि मेंस में आप लीड करिए। तो मेंस में अगर आप लीड कर लेंगे तो इंटरव्यू का कोई प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, रिलैक्स होकर आप इंटरव्यू देंगे। और जब मेंस का पेपर सही तरीके से नहीं हुआ है तो क्वालिफाई करने के बाद भी डर लगा रहता है कि पता नहीं हम कितना नंबर हमको मिला होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू में कितना नंबर मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। इसलिए मेंस में आप अच्छे मार्क्स ले आइए तो इंटरव्यू का प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप रिलैक्स होकर इंटरव्यू देंगे। ठीक, तो कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे खुद। हर क्लास में हर टॉपिक पर कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे सबको मैं बताऊंगा।